Hello and welcome. Today we are going to discuss Indian Express and this is UPSC edition, so all the irrelevant articles would have been removed from this paper. तो आज हम देखेंगे सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ क्या है 9 सितंबर 2025 की। तो देखते हैं कि ब्रिक्स समिट में जयशंकर गए हैं और उन्होंने लिंक किया है ट्रेड मेजर्स को नॉन ट्रेड मैटर से, कि ऑब्वियसली वी नो 50% टैरिफ का इशू चल रहा है यूएस के साथ। और ट्रेड मेजर्स क्या होते हैं कि आपको टैरिफ इंक्रीज़ कर दिया जाता है, ठीक है। तो जयशंकर यही बोल रहे हैं कि भाई जो अनरिलेटेड जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है उसको आप ट्रेड से रिलेट ना करें, ठीक है। नाउ जेलेंस्की ये बोल रहे हैं कि टैरिफ जो है कंट्रीज़ पे जो रशिया के साथ डील कर रही हैं दैट इज़ राइट, सो दिस इज़ प्रॉब्लम फॉर इंडिया। डिप्लोमेटिक रो है बेसिकली कि कंट्रीज़ आर कमिंग इन फेवर ऑफ ट्रम्प पॉलिसी, ठीक है, विच इज़ नॉट गुड फॉर इंडिया। ऑलराइट, सुप्रीम कोर्ट ने आधार कार्ड को एक्सेप्टेबल डॉक्यूमेंट कर दिया है, सो इट विल बी अ 12th डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो अब इसके बेसिस पे भी आप अपने इलेक्टोरल रोल में नाम लिखवा सकते हैं। ऑलराइट, देन उसके बाद हिमाचल हैज़ डिक्लेयर्ड फुली लिटरेट। तो हमारे देश में सिर्फ 4 स्टेट्स हैं जो फुली लिटरेट हैं और हमारी ओवरऑल लिटरेसी रेट 80% हो गई है। सो दिस इज़ अ इम्पॉर्टेंट अचीवमेंट और इसको हम कोट कर सकते हैं एग्ज़ाम्स में। नाउ सुप्रीम कोर्ट ने अगेन ये बोला कि आधार इज़ नॉट द प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप। आधार आपके रेजिडेंस का प्रूफ है, आधार आपके डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ हो सकता है, बट इट इज़ नॉट अ प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप। सिटीजनशिप इज़ नॉट बेस्ड ऑन एनी वन डॉक्यूमेंट बट इट कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ क्राइटेरिया। और एक क्राइटेरिया कहाँ से आते हैं? सिटीजनशिप एक्ट्स इन 1955 जो 5 क्राइटेरिया देता है, ठीक है, जिसमें आपका बर्थ, आपके पेरेंट्स का बर्थ, ये सब कंसिडर किया जाता है व्हेन डिटरमाइनिंग योर सिटीजनशिप। ऑलराइट, उसके बाद जयशंकर ने ऑब्वियसली ये रिमाइंड कराया है कि प्रिंसिपल्स ऑफ ओपन, फेयर, ट्रांसपेरेंट, नॉन डिस्क्रिमिनेटरी, इंक्लूसिव, इक्विटेबल, दीज आर द प्रिंसिपल्स ऑफ WTO। और ये फ्री ट्रेड के प्रिंसिपल्स हैं कि भैया ओपन होना चाहिए, फेयर होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, नॉन डिस्क्रिमिनेटरी होना चाहिए, इंक्लूसिव होना चाहिए। आप तो एक्सक्लूसिव बना रहे हो इसको। ऑलराइट, देन अभी हमने देखा कि चाइना की एक परेड थी, विक्ट्री परेड ये बोल रहे हैं। विक्ट्री परेड क्यों? क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 में जापान ने सरेंडर किया था। जापान वॉज इम्पीरियल पावर और जापान कंट्रोल कर रहा था चाइना को, तो चाइना हैज़ सेलिब्रेटेड दैट। एंड वी नो देयर हैज़ बीन थॉ इन रिलेशनशिप बिटवीन चाइना एंड इंडिया। तो चाइनीज़ एनवॉय सेइंग कि वी हैव टू सेलिब्रेट 75th एनिवर्सरी ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड चाइना। एंड सेकेंडली वो बोल रहे हैं कि बिजनेस विद China is India is welcome. Now we know that Prime Minister is going to on visit to Manipur on 13th of September. तो ये विज़िट एक काफ़ी लैंडमार्क है क्योंकि आफ्टर टेंशंस 2 years के बाद प्राइम मिनिस्टर एक विज़िट करेंगे। और अभी एक एग्रीमेंट हुआ है, SOO एग्रीमेंट, जो वहाँ के मिलिटेंट ग्रुप्स के साथ हुआ है, ठीक है। और उन मिलिटेंट ग्रुप्स के साथ ये फाइनलाइज हुआ है कि अभी मतलब एक रिकॉन्सिलेशन की तरफ आगे बढ़ेंगे। ऑलराइट, नाउ Israel एंड इंडिया हैज़ साइंड बायलैटरल इन्वेस्टमेंट पैक्ट। नाउ दिस पैक्ट मीन्स कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट होगी इसराइल टू इंडिया एंड इंडिया टू इसराइल, वो एक कॉमन प्रिंसिपल्स पे होगी, ठीक है। तो हमने 2020 में अपने जो इन्वेस्टमेंट 2017 में अपने इन्वेस्टमेंट प्रिंसिपल्स को चेंज किया था, उसके बेसिस पे ट्रीटी बनी है। सो दिस इज़ इम्पोर्टेंट एंड इसराइल इज़ द फर्स्ट OECD मेंबर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। दिस इज़ अ हाई प्रोफाइल ग्रुपिंग। आप कमेंट्स में लिखेंगे कि इसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था। ऑलराइट, और इंडिया के साथ दिस इज़ द फर्स्ट OECD मेंबर जिसने साइन किया है स्ट्रैटेजिक एग्रीमेंट, सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ऑलराइट, भूपेन हज़ारिका बर्ड सेनेटरी, तो ये 1926 में पैदा हुए थे। मेरे को ये बहुत फेमस पोइट थे, असम से बिलोंग करते थे और इनको ब्राड ऑफ ब्रह्मपुत्र बोला जाता है। ही गॉट अ भारत रत्न इन 2019। ऑलराइट, आप कोई फेमस इनका वर्क लिखेंगे कमेंट सेक्शन में। नाउ सी दिस सेंटर पैनल है गिवन नॉट टू इम्पैक्ट ऑफ रॉक फॉस्फेट। अब रॉक फॉस्फेट क्या है कि ये माइन किया जाता है टू मेक फॉस्फेट फर्टिलाइजर्स। नाउ वी नो कि जो भी फर्टिलाइजर्स का इनपुट है वो कहाँ से आता है? चाइना से। तो वी आर डिपेंडेंट ऑन चाइना फॉर फर्टिलाइजर्स। जैसे अभी कुछ दिन पहले देयर वॉज अ शॉर्टेज इन फर्टिलाइजर्स और उसकी वजह से काफ़ी फार्मर्स डिस्ट्रेस में थे,
ठीक है। तो हमको ये इम्पॉर्टेंट है कि ये हमारा जो इनपुट है वो यहीं से हमें मिले। तो इसके लिए EIA स्टडी, जो आपको पता है कि EIA स्टडी कंडक्ट होती है, एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट। और राइट, ये क्यों कंडक्ट होते हैं कि इससे एनवायरनमेंट पर इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। और ये जो हो रहा है, ये हो रहा है कहाँ पे, जो GIB कंजर्वेशन जोन है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। दिस इज़ वन ऑफ द इंडेंजर्ड एनिमल्स इन इंडिया। और इसका जो वो है कंजर्वेशन जोन है, दैट इज़ इन राजस्थान। ऑल राइट, और ये काफ़ी प्रोटेक्टेड स्पीशीज़ है। तो इसी वजह से इसका डर है कि भाई अगर उस प्रोटेक्टेड एरिया में ये करेंगे तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है। ऑल राइट, सो बट अभी इसको क्लियरेंस मिल गया है, सो लेट्स सी हाउ इट मूव्स ऑन। Now this news is not relevant, and we'll directly go to the editorial pages. And here we saw that ये India needs to conclude pact with EU. So we know that EU और India का pact साइन होने वाला है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। ऑल राइट, एंड ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि US के साथ अभी हमारे रिलेशनशिप सही नहीं चल रहे हैं, और अभी हमने कुछ टाइम पहले UK के साथ FTA साइन किया है। तो उसी लाइंस पे अब हम EU के साथ साइन करने वाले हैं। EU में 27 कंट्रीज़ हैं, एंड 27 कंट्रीज़ में काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इंडिया EU का रिलेशन। 137 बिलियन हमारा ट्रेड है, उसके बाद सर्विसेज में 51 बिलियन है, और उसके बाद FDI फ्लो है 107 बिलियन। सो इट्स अ ह्यूज FDI। बट हमारे कंसर्न्स भी है, जैसे मैंने शुरू में बताया था, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म CABM। सो दिस इज़ अ टैक्स कि जो भी इम्पोर्ट्स होंगे EU में, उसमें कितना कार्बन का इनपुट है। ठीक है, अगर ज़्यादा कार्बन यूज़ हुआ है फैक्ट्रीज़ में तो उसको आपको कार्बन टैक्स देना पड़ेगा। और ये कब से इम्प्लीमेंट होने वाला है, जनवरी 1, 2026 से। तो दिस इज़ अ बिग कंसर्न फॉर इंडिया, क्योंकि इससे स्टील, सीमेंट और ऑटोमोबाइल फैक्ट्रीज़ पे इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर हमारी कॉमोडिटीज़ जो EU में जा रही हैं उसका प्राइस बढ़ता है तो ऑब्वियसली मतलब वो इतनी कॉम्पिटिटिव नहीं रहेंगी EU के मार्केट में, और लोग कम परचेज़ करेंगे उसको। ऑलराइट, सो ऑल्दो यहाँ पे आर्टिकल में बोल रहा है कि हमारा रिलेशनशिप EU के साथ इज़ डीपनिंग, एंड हमने काफ़ी स्ट्रैटेजिक एजेंडाज पे साइन किया, जैसे सिक्योरिटी, डिफेंस, ट्रेड एंड टेक सेक्टर। EU सबसे बड़ा हमारे पे टेक्नोलॉजिकल वो है, जो टेक्नोलॉजी हमें ट्रांसपोर्ट करता है इंडिया में। बट आर्टिकल के एंड में बोलते हैं कि वी शुड सी ग्रेटर इंटीग्रेशन विद ईस्ट एंड साउथ ईस्ट एशिया, और इंडिया शुड थिंक ऑफ साइनिंग कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट ऑफ ट्रेड पैसिफिक पार्टनरशिप, CPATPP। ओके, सो दिस इज़ अ न्यू ट्रेड पार्टनरशिप, और ये RCEP से अलग है। ऑलराइट, RCEP की फुल फॉर्म क्या है आप मुझे कमेंट में लिख के बताएंगे। ऑलराइट, देन शॉट अगेंस्ट ट्यूमर। सो रशिया ने एक एंट्रोमिक्स कैंसर वैक्सीन इन्वेंट करी है, और ये mRNA की मदद से करी है। नाउ व्हाट इज़ mRNA? mRNA इज़ कॉल्ड मैसेंजर RNA। ठीक है, जो मैसेज लेके जाता है प्रोटीन सिंथेसिस के टाइम पे, और RNA जब DNA बनता है, ऑलराइट, तो ये मैसेंजर RNA होता है जो ट्रांसफ़र करता है जो आपकी DNA की जो बेसिक इंफॉर्मेशन होती है उससे। सो इट इज़ अ ब्रेक थ्रू, बिकॉज पहले तो mRNA वैक्सीन्स एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। इट वाज ड्यूरिंग कोविड कि इसका जो है वो इन्वेंट हुआ, एंड दिस इज़ मोर रिलायबल। ठीक है, और इससे अनलिमिटेड कॉपीज़ बनाई जा सकती हैं, बिकॉज वंस यू ट्रांसफ़र द इंफॉर्मेशन यू वांट टू ट्रांसफ़र टू द DNA, देन इट बिकम्स ऑटोमेटिकली बिकम्स अ वैक्सीन इन इटसेल्फ। सो कैंसर का एक RNA वैक्सीन बन रहा है, दिस इज़ अ बिग अचीवमेंट। बट अभी भी ये जो है इसके ट्रायल्स हैं वो लिमिटेड स्टेज पे हैं। ठीक है, एंड जो US से है, दे हैव पुल्ड आउट ऑफ mRNA वैक्सीन रिसर्च। सो दिस इज़ अगेन अ गुड न्यूज़ दैट रशिया इज़ गोइंग अहेड इन इट। ऑलराइट, now this article is on GST reforms. As we know कि there is a deadline of 22nd of September जब से GST reforms लागू होंगे। अभी हमारे पास 4 स्लैब्स हैं GST की, अब ये कट करके 2 स्लैब्स हो जाएंगे। ठीक है, एंड एडिशनली देयर विल बी अ 40% ऑन सिन गुड्स। ठीक है, सिन गुड्स जो बहुत ज़्यादा लग्जरी गुड्स होते हैं उसको सिन गुड्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये आर्टिकल एक फेवर में बात कर रहा है कि हाउ दिस थिंग इज़ गोइंग टू बी इन फेवर। नाउ द प्रॉब्लम इज़ कि अगर GST रिफॉर्म्स जो आ रहे हैं तो कंसर्न उसका ये है कि रेवेन्यू बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। GST इज़ बेसिकली इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है,
इनडायरेक्ट टैक्स है जो सरकार के पास जाता है, गवर्नमेंट के पास जाता है। नाउ इफ़ अगर ये टैक्स रिडक्शन होगा तो ऑब्वियसली सरकार की इनकम कम होएगी, इनकम कम होगी तो ये कम डेवलपमेंट मेजर्स ले पाएंगे, ठीक है। तो देर इज़ अ इशू ऑफ स्लो डाउन आ सकता है, ठीक है। बट एट द सेम टाइम अभी स्लो डाउन से आर्टिकल के प्रोपोनेंट्स बोल रहे हैं कि स्लो डाउन से ऊपर उठ के देखो, लॉन्ग टर्म में ये बेनिफिशियल होगा। कैसे बेनिफिशियल होगा कि आप ये देखिए कि अगर स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हो जाते हैं इकोनॉमी में, ठीक है, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हो जाते हैं, अगर लोग कम टैक्स देंगे तो उनके पास ज़्यादा इनकम बचेगी। उस ज़्यादा इनकम से या तो वो क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे, सेव करेंगे, ठीक है, या फिर मतलब वो ज़्यादा परचेज़ करेंगे तो कंजम्पशन बढ़ेगी, कंजम्पशन बढ़ेगी तो यानी प्रोडक्शन बढ़ेगी, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल इंटर रिलेटेड। तो इसलिए ये बोल रहे हैं कि लॉन्ग टर्म में फ़ायदा कर सकता है। तो अभी 506 गुड्स हैं जो जीएसटी काउंसिल रिव्यू कर रही है, जिसमें 90% गुड्स जो हैं उनमें रिड्यूस हो रहे हैं, तो दिस इज़ अ गुड न्यूज़। 40% जो मैंने बोला एडिशनल वो लग्जरी एंड सिन गुड्स पे लगेगा, ठीक है। एंड कॉम्पनसेशन सेस जो था, जो सेस क्या होता है, जो सिर्फ डायरेक्टली किसी स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए होता है और सेस सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है, ऑलराइट। तो वो जो कोल, लिग्नाइट एंड पीट पे जो है सेस वो रिमूव हो रहा है, ठीक है, बट उसका वो इंक्रीज़ कर रहे हैं 5 से 18%। सो दिस इज़ अ गुड न्यूज़ इन अ वे कि जो कार्बन मतलब टैक्स है, सॉर्ट ऑफ की पॉल्यूशन बढ़ाने पे टैक्स लग रहा है, और ये जो डिस्कॉम कंपनीज़ है उसको भी हेल्प करेगा ये, ऑलराइट। जीएसटी कलेक्शन जो है वो कम होगी, 48,000 करोड़ का झटका लगने का संभावना है, ठीक है। और अभी सीईए ने कहा है कि भाई इससे 0.5% ऑफ जीडीपी पे भी नुकसान हो सकता है इन शॉर्ट टर्म। सो दिस इज़ सिग्निफिकेंट, ओके। बट जो प्रोपोनेंट्स ऑफ दिस आर्टिकल है वो ये बोल रहे हैं कि एक लैफर कर्व का एक फिनोमिना होता है। ये बेसिकली क्या बोलता है कि अगर टैक्स आपका कम है तो भी आपकी कलेक्शन कम रहती है, टैक्स आपका बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो भी आपकी कलेक्शन कम रहती है। जब टैक्स आपका ऑप्टिमम होता है ना, तब आपकी बेस्ट कलेक्शन होती है, ऑलराइट। सो दिस इज़ इट कि या तो बहुत कम नहीं है ना बहुत ज़्यादा है, आप ऑप्टिमम पे लेके आएंगे इसको, एंड इवेंचुअली जनरेट हायर टैक्स कलेक्शन टू एक्सपैंडेड कंप्लायंस एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी, ऑलराइट। अब यहाँ दो क्रिटिकल फैक्टर हैं, क्या है, वेदर ये जो बिजनेस है, विद बिजनेस एक्चुअली विल पास द टैक्स चेंजेस ऑन टू कस्टमर, कस्टमर को क्या टैक्स रिड्यूस करने का बेनिफिट मिलेगा, ठीक है, या सेंसिटिव की कंज्यूमर की डिमांड, हाउ सेंसिटिव इट इज़ टू प्राइस चेंज। अब हमने देखा कि अगर किसी चीज़ का प्राइस बढ़ता है तो डिमांड उसकी कम हो जाती है, या ऐसा ज़रूरी नहीं है कि प्राइस किसी चीज़ का कम हो तो डिमांड उसकी बढ़ जाए, ठीक है, ज़रूरी नहीं है, देर आर ऑलवेज एक्सेप्शंस, ऑलराइट। जैसे इन्होंने एग्जांपल दिया सॉफ्ट ड्रिंक्स या टबैको का। अब आपने देखा होगा ये जो है टबैको हो गया, अल्कोहल हो गया, सॉफ्ट ड्रिंक्स हो गया, अब ये लोगों की आदतों में है। तो अब ये क्या है कि इसका चाहे प्राइस बढ़े या घटे, ठीक है, इसकी डिमांड कांस्टेंट रहती है, ठीक है। चाहे अब आप अगर मतलब आप शौकीन हैं किसी तंबाकू पान वान खाने का, तो नो मैटर वो 10 रुपये का मिल रहा है, 15 रुपये का मिल रहा है, लोग उस पर खर्चा करेंगे। तो इसको बोलते हैं इनइलास्टिक डिमांड, कि वो चेंज नहीं होती, इनइलास्टिक है। दूसरा इशू क्या है कि भाई टैक्स गैप है। टैक्स गैप कैसे है कि भाई एक्चुअल और पोटेंशियल कलेक्शन, एक्चुअल कलेक्शन कुछ और होती है, हम एस्टिमेट लगाते हैं कि भैया इतना टैक्स कलेक्शन होना चाहिए पर होता नहीं, ठीक है। तो अगर हम रिड्यूस करेंगे कंप्लायंस बर्डन को और इंक्रीज़ करेंगे वॉलंटरी पार्टिसिपेशन, तो ये कंप्लायंस भी बढ़ेगी, जिससे टैक्स का वो भी बढ़ेगा। अब दूसरी चीज़ जो बोल रहे हैं कि ये जो जीएसटी 2.0 इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स है, ये बड़ी बढ़िया न्यूज़ है। क्यों, पहले क्या था कि अपीलेट ट्रिब्यूनल नहीं था कि आपके जीएसटी के टैक्सेशन में कोई भी वो है तो उसको अपील आप कहाँ करेंगे, अपील करने का प्रोसीजर नहीं था। तो अब ये जीएसटी टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल बन गया है, ठीक है। और इससे क्या होगा कि ये ट्रिगर करेगा क्लासिफिकेशन डिस्प्यूट्स एक तो, और ये बिजनेस पे बर्डन करेगा विद इनपुट टैक्स क्रेडिट फ्रॉम इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर्स, ठीक है। इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर क्या होता है कि भाई जो आपके इंटरमीडिएरी गुड्स हैं, ठीक है, उस पर ज़्यादा टैक्स दे रहे हो आप देन द आउटपुट ऑफ द गुड्स, ठीक है। तो ये इन दो चीज़ों को एड्रेस करेगा। बाकी इससे और भी बेनिफिट्स हुए हैं, जैसे वॉलंटरी सिंप्लीफाइड रजिस्ट्रेशन स्कीम कि आप सिंपल रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। उसके बाद जो इन्होंने कहा कि डेडली ट्रॉय का, जैसे प्रोसेस्ड फूड, सोशल मीडिया, ऑनलाइन गेमिंग, इन पे हायर टैक्स है 18% का,
ठीक है। तो ये क्या बोल रहे हैं कि इस पे ये इम्पैक्ट करेगा कि भैया जो ये सिन गुड हैं और ऐसे टाइप के गुड हैं जिसको डेडली ट्रायोका बोला जाता है, इन पे ये मतलब हायर टैक्स है, तो फिर लोग को डिस्करेज कर रहे हैं बेसिकली। सो ये डिटरेंट रेट्स हैं टैक्स पे, टोबैको पे और एरेटेड ड्रिंक्स पे। ऑलराइट, तो स्ट्रीमलाइन टैक्स फ्रेमवर्क एक अच्छी चीज़ होगी। सिंप्लीफाइड रिड्यूस कंप्लायंस कॉस्ट है, वॉलंटरी पार्टिसिपेशन है, वॉलंटरी कंप्लायंस है, तो स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट इन कंट्रीज इकोनॉमिक फ्यूचर। अब लेट्स सी कैसे रोल आउट होता है। बेसिकली ऑल डिपेंड्स ऑन हाउ इट रोल्स आउट, और इसका जो इम्पैक्ट है ये कितनी जल्दी देखने को मिलता है। कई बार ऐसा भी होता है कि जो बिज़नेस हैं अब उनका जो पुराने टैक्स स्ट्रक्चर के हिसाब से उनके इनपुट आउटपुट कॉस्ट जुड़े हुए होते हैं, तो अब ये कितनी जल्दी ट्रांसफ़र कर सकेंगे कस्टमर को, उस पर भी डिपेंड करता है। इन्होंने केस स्टडी भी लिखी है कि एक बार मतलब क्या है कि अगर रोल आउट सही से ना हो तो मलेशिया में क्या हुआ था कि इन्होंने 2015 में जीएसटी लाया था, पर 2018 में हटाना पड़ा क्योंकि बिजनेस वर नॉट एबल टू एडजस्ट विद द न्यू सिस्टम। सो इट्स इम्पॉर्टेंट कि हाउ इट रोल्स आउट। ऑलराइट, then I mean this I read out of my own curiosity, but ऐसा कुछ उसमें था नहीं। बेसिकली यही है कि एक फ्यूजिटिव है ये, और ये गैंगस्टर टाइप है, और इसका एब्सेंट में हियरिंग हो रही है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में। अब इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के बारे में देख लेते हैं भाई। ये जो है ये एक मतलब रोम स्टैट्यूट से बना है, ठीक है। दिस इज़ नॉट अ यूएन बॉडी, ठीक है, यूएन बॉडी नहीं है, और ये वॉर क्राइम्स के ऊपर ये अपनी जजमेंट सुनाता है। ऑलराइट, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है ये आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे। 2 स्टेप फॉरवर्ड इन म्यांमार मणिपुर, सॉरी, इसका मैंने आपको बताया सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन एग्रीमेंट हुआ है और कुकी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन से यूनाइटेड पीपल फ्रंट से, ठीक है। इसमें क्या है कि ट्राइपार्टेट सीज फायर डील था 2008 में, इसमें ये 2023 में इन्होंने अपने आप से हटा लिया, ठीक है। और इसकी क्या क्या मतलब टर्म्स क्या क्या हैं कि एक तो जो कुकी मिलिटेंट कैंप है वो शिफ्ट होंगे, ठीक है, पॉपुलेटेड जोन से। फिर वो अपने जो वेपन्स वगैरह है वो डिपॉजिट करेंगे और सबमिट करेंगे फिज़िकल वेरिफिकेशन वगैरह के लिए, ठीक है। बट अभी क्या है कि मतलब ये नाजुक की एग्रीमेंट है, और अभी देखते हैं हाउ इट रोल्स आउट। फ्रेश वाटर मिला है अंडर द ओशन, तो ये बोल रहे हैं हिडन एक्वीफायर्स है, ठीक है। और ये शैलो सॉल्ट वाटर होता है, समुद्र के नीचे नमकीन पानी होता है, उसके नीचे जो उसकी सतह के नीचे वहाँ पे इनको फ्रेश वाटर मिला है, ठीक है। तो दिस कैन बी अ गुड न्यूज़, क्योंकि इन 5 years UN सेज ग्लोबल डिमांड फॉर फ्रेश वाटर विल एक्सीड सप्लाई बाय 40%। हम मतलब डेफिसिट में होंगे। ऑलराइट, इंडिया में ऑलरेडी हम डेफिसिट में हैं। सो I mean all this is basically general news. If you can want to go through, you can go through, and the PDF of this document you can find on my Telegram channel, which I will share the link. And thank you so much for your patient listening, and if you like the effort, if you like the explanation and the channel, please do like and subscribe. Thank you so much. See you in the next video.